नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त RK। काजल, हम अक्सर अपनी किस्मत, अपने हालातों या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन की चाबी किसी और के हाथ में है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो चाबी, वो ताकत और वो पावर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर यानी विद इन यू ही मौजूद है। और उसे जगाकर आप अपनी किसी भी बीमारी, किसी भी दुख और किसी भी असफलता को जीत में बदल सकते हैं। जी हाँ, आज हम यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका लुइस एल हे की उस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सिखाया कि खुद से प्यार करना ही हर समस्या का इलाज है। किताब का नाम है जीत का जश्न। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर की आवाज को सुने, कैसे पुरानी कड़वाहट को छोड़ें और कैसे अपनी जिंदगी को एक स्ट्रगल से बदलकर एक जश्न बना दें। तो अगर आप अपनी दबी हुई शक्तियों को पहचानना चाहते हैं और जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। चलिए अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। असल में ये किताब ना एक नक्शे की तरह है, एक ऐसा नक्शा जो हमारे अंदर की दुनिया का है। और आज की हमारी खोज बस यही है कि इस अंदरूनी नक्शे को इस्तेमाल करके हम अपनी बाहर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये किताब एक बहुत बड़े आइडिया पर टिकी है कि हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपने विचारों और विश्वासों से अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर की शक्ति का फंडा आखिर है क्या और हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये अंदर की शक्ति आखिर है क्या? क्या ये कोई आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या कुछ और? हम इससे कनेक्ट कैसे हों? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब इसे एक सार्वभौमिक शक्ति या अनंत मन कहती है, जो सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे। हाँ, थोड़ा भारी तो है, लेकिन इसे आप एक तरह का यूनिवर्सल वाईफाई समझ सकते हैं। हम सब इससे हर वक्त कनेक्टेड हैं, बस हमें सही पासवर्ड यानी सही सोच डालने की जरूरत है। वाह, यूनिवर्सल वाईफाई। हाँ, ये कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हमें पाना है, ये हमारे अंदर पहले से मौजूद एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जिसे हम शायद इस्तेमाल करना भूल गए हैं। ये एनालॉजी मुझे अच्छी लगी, लेकिन अगर ये पावर हम सबके अंदर है तो हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? यही तो सवाल है। और यहीं पर किताब जिम्मेदारी और खुद को कोसने यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। और ये फर्क समझना ही मैं कहूँगा पहला कदम है। जिम्मेदारी लेना मतलब अपनी पावर को वापस लेना। कैसे? जब हम कहते हैं हाँ, मेरी सोच ने इस सिचुएशन को बनाने में एक रोल प्ले किया है, इसलिए मेरे पास इसे बदलने की पावर भी है, तो ये जिम्मेदारी है। अच्छा। लेकिन जब हम कहते हैं ये सब मेरी गलती है, मैं ही खराब हूँ, तो वो दोष देना है। हाँ, और ये एक तरह से बहुत आजाद करने वाली बात है। इसका मतलब है कि आपने कल क्या गलतियां की या आपके साथ क्या हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। आपका पावर बटन हमेशा अभी में है, आप जब चाहें उसे दबा सकती हैं। एग्जैक्टली। लेखिका अपने बचपन के मुश्किल अनुभवों का जिक्र करती हैं और मानती हैं कि उन अनुभवों ने उनके अंदर जो सोच बना दी, उसी ने बाद में उनकी बीमारियों को जन्म दिया। बिल्कुल, और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली पॉइंट है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो हो गया वो हो गया। वो कहानी है। अतीत एक कहानी है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस पल, अभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, असली खेल तो यहाँ है। हर नया पल एक नई शुरुआत है। हाँ, हर नया पल एक नई शुरुआत करने का मौका है। तो असल में ये अंदर की शक्ति कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस इस पल में सही चुनाव करने की हमारी क्षमता है। ओके, तो अगर शक्ति इस पल में है तो हमारे औजार क्या हैं? किताब कहती है कि हमारे विचार और हमारे शब्द ही हमारे सबसे बड़े टूल्स हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प एनालॉजी दी गई है कि हमारे विचार पानी की बूंदों की तरह हैं। और ये एनालॉजी बहुत गहरी है। एक नेगेटिव विचार, एक बूंद शायद ज्यादा नुकसान न करे, लेकिन जब हम रोज रोज एक ही नेगेटिव विचार को सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी सेहत खराब रहती है, तो वो बूंदें मिलकर एक जहरीला तालाब बना देती हैं। और फिर हम उसी में तैरते रहते हैं। उसी तालाब में तैरते रहते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। अच्छा, एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मेरे मन में आने वाला हर छोटा नेगेटिव ख्याल, जैसे ट्रैफिक में किसी को कोसना या सुबह उठते ही काम को लेकर तनाव में आना, हाँ, वो जहरीले सागर में एक और बूंद डालने जैसा है। एग्जैक्टली।
और अच्छी खबर यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अच्छा। हर बार जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं या खुद को शाबाशी देते हैं या किसी और के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम उस सागर में एक साफ ताजगी भरी बूंद डाल रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि हम दिन भर में कौन सी बूंदे ज्यादा डाल रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल है। इसी से जुड़ा है हमारा स्वसंवाद, मतलब हम खुद से कैसे बात करते हैं। किताब में एक छोटा सा बदलाव सुझाया गया है जो सुनने में मामूली लगता है पर है बहुत पावरफुल। मुझे ये करना पड़ता है की जगह मैं ये करना चुनती हूँ कहना। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट है। मुझे काम पर जाना पड़ता है, मैं एक बोझ है, एक मजबूरी है। हाँ, एक बेचारगी सी है। लेकिन मैं काम पर जाना चुनता हूँ क्योंकि इससे मेरा घर चलता है और मुझे आजादी मिलती है। ये सुनने में छोटा लगता है पर मुझे सब्जी लानी पड़ती है और मैं परिवार के लिए सेहतमंद खाना बनाना चुनता हूँ, इसलिए सब्जी ला रहा हूँ कि फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। बिल्कुल। अपनी इस नेगेटिव बातचीत के पैटर्न को पहचानने के लिए किताब में एक अजीब सा लेकिन मजेदार अभ्यास भी है, टेप रिकॉर्डर वाला अभ्यास। हाँ, आज के जमाने में हम कह सकते हैं वॉइस रिकॉर्डर अभ्यास। सुझाव ये है कि फोन पर अपनी कुछ बातचीत, खासकर जब आप किसी दोस्त से शिकायत कर रहे हो, तो उसे रिकॉर्ड करें और फिर बाद में सुने। हाँ, बाद में अकेले में उसे सुने। हम अक्सर अनजान होते हैं कि हम कितनी बार हमेशा, कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या कितनी शिकायतें करते हैं। जब हम अपनी ही आवाज में वो सब सुनते हैं तो एक अरे वाला मोमेंट होता है। अपने पैटर्न को पहचानना ही उसे बदलने का पहला कदम है। सबसे बड़ा औजार है सकारात्मक घोषणाएं, या जिन्हें हम एफर्मेशंस कहते हैं। किताब कहती है कि ये बीज बोने जैसा है, पर कई लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं करता। मैं रोज बोलती हूँ मैं अमीर हूँ, पर कुछ नहीं होता। और ये एक बहुत ही कॉमन शिकायत है। किताब इसका एक बहुत गहरा कारण बताती है। अफर्मेशन काम क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम ऊपर से तो कह रहे हों कि मैं प्यार के लायक हूं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस मन में बचपन से ये बैठा हुआ है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ओहो। तो जब तक ये अंदरूनी विश्वास नहीं बदलता, ऊपर के शब्द खोखले रहेंगे। तो इसका हल क्या है? हल है सबसे बुनियादी अफर्मेशन पर काम करना, जो है मैं इसके लायक हूं या आई एम वर्दी। अच्छा। जब तक हम अंदर से ये नहीं मानते कि हम अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और समृद्धि के लायक हैं, तब तक यूनिवर्स हमें वो दे भी देगा तो हम उसे रख नहीं पाएंगे। तो असल में एफर्मेशन सिर्फ दोहराना नहीं है। नहीं, ये अपने लायक होने के एहसास को रीप्रोग्राम करना है। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर ये इतना सीधा है तो हम सब इसे कर क्यों नहीं पाते? ऐसी कौन सी दीवारें हैं जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। हमें उस नेगेटिविटी को भी बाहर निकालना होगा जो हमने सालों से अंदर दबा रखी है। किताब 3 बड़ी रुकावटों की बात करती है: गुस्सा, माफी ना देना और अपराध बोध यानी गिल्ट। गुस्से से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन दबा हुआ गुस्सा जहर बन सकता है। जहर बन सकता है और शरीर में ट्यूमर जैसी बीमारियों का कारण भी। सच में? जी, यहाँ गुस्से को दबाने की नहीं, बल्कि उसे एक सेफ तरीके से निकालने की बात कही गई है। जैसे कार में अकेले शीशे बंद करके चीखना या तकिए में मुक्के मारना। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस दबी हुई एनर्जी को एक आउटलेट देना है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमें बीमार न करे। बिल्कुल, ये एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग है। गुस्से से ही जुड़ा है माफ करना। किताब का ये कहना है कि माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की आजादी के लिए है। ये लाइन बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता? क्या ये उस व्यक्ति के किए को जायज ठहराने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और लोग अक्सर माफी को ऐसे ही समझते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक था। नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ करने का मतलब है जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं अब उस घटना का बोझ अपनी पीठ पर लेकर नहीं घूमूंगा। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम जहर खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। माफी उस जहर की बोतल को फेंक देना है। ये अपनी आजादी के लिए है। लेखिका का कैंसर से उभरने का अनुभव भी इसी से जुड़ा है ना। जी। उन्होंने अपनी बीमारी को सालों से दबे हुए गुस्से, हाँ, खासकर अपने सौतेले पिता के प्रति, उससे जुड़ा, और माफी की प्रक्रिया उनकी हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। और उनकी हीलिंग जर्नी में एक बहुत इमोशनल हिस्सा था मिरर वर्क, जहां वो आईने के सामने खुद को देखकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहती थी। हाँ, और शुरुआत में वो ऐसा कर ही नहीं पाते थे, बस रोते रहते थे।
ये दिखाता है कि दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना और खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। और कितना मुश्किल हो सकता है। और तीसरी बड़ी रुकावट है अपराध बोध यानी गिल्ट। किताब कहती है कि गिल्ट हमेशा सजा की मांग करता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि जब हम किसी बात के लिए खुद को दोषी महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस दोष के लिए सजा ढूंढता है और हम अनजाने में खुद को सजा देते हैं। कैसे सजा देते हैं? शायद बीमार पड़कर या कोई एक्सीडेंट करके या अपने बनते हुए काम को बिगाड़ कर। अच्छा। जब भी गिल्ट महसूस हो तो खुद से पूछें, मैं किसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर ये भावना बचपन की कंडीशनिंग से आती है, जहां हमें सिखाया गया था कि हमारी कीमत तभी है जब हम दूसरों को खुश रखें। ठीक है, तो एक बार जब हम इन रुकावटों को साफ कर देते हैं तब हम एक बेहतर जिंदगी बनाने पर फोकस कर सकते हैं। किताब समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी की बात करती है और यहाँ इसका मतलब सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। समृद्धि एक एहसास है। अगर आप हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप समय की गरीबी में जी रहे हैं। सही बात है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है, तो आप प्यार की गरीबी में हैं। समृद्धि का मतलब है हर उस चीज की प्रचुरता जिसे आप चाहते हैं। समय, प्यार, खुशी। हाँ, समय, प्यार, खुशी, मौके, ज्ञान और हाँ, पैसा भी। ये एक माइंडसेट है जो कहता है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यहाँ सबके लिए सब कुछ भरपूर मात्रा में है। इस माइंडसेट को बनाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल सुझाव दिया गया है, अपनी आय का 10% दान करना। जी, जिसे टाइथिंग कहते हैं। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। वो क्या है? जब हम खुले दिल से देते हैं तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास काफी है और मैं और ज्यादा पाने के लिए तैयार हूँ। ये एक कमी वाले माइंडसेट से एक प्रचुरता वाले माइंडसेट में शिफ्ट है। इसे लालच से नहीं करना है, बल्कि इस विश्वास के साथ करना है कि देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि प्रवाह बढ़ता है। समृद्धि का एक और बड़ा एरिया है हमारा काम। हाँ। किताब में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि अगर हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो नौकरी बदलने से भी कुछ नहीं होगा, नई नौकरी में भी हम दुखी ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम नौकरी में नहीं, हमारी सोच में है। अगर हमारा अंदरूनी टेप यही चल रहा है कि मेरा बॉस खराब है, काम बहुत है, पैसे कम हैं, तो हम इसी वाइब्रेशन को अपनी अगली नौकरी में भी साथ ले जाएंगे। तो समाधान क्या है? समाधान है पहले अपनी सोच को बदलना, अपने मौजूदा काम में अच्छी चीजें ढूंढना शुरू करें। उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन कहें, जैसे मेरा काम मुझे गहराई से संतुष्टि देता है, या मैं अपने काम में नए अवसरों को आकर्षित कर रही हूँ। बिल्कुल। जब आपकी अंदर की एनर्जी बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। या तो वही नौकरी बेहतर हो जाएगी या कोई बेहतर अवसर खुद ब खुद आ जाएगा। लेखिका ने अपनी पब्लिशिंग कंपनी ही हाउस को भी इन्हीं सिद्धांतों पर बनाया था। उन्होंने कहानी शेयर की है जब आर्थिक मंदी के दौरान उन्हें अपने आधे कर्मचारियों को निकालना पड़ा था, जो उनके लिए बहुत दर्दनाक था। हाँ, और वो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक बुरी दिखने वाली सिचुएशन सबके लिए अच्छी साबित हो सकती है। वो कैसे? उन्होंने इस विश्वास के साथ वो फैसला लिया कि ये सबके भले के लिए है, और हुआ भी वही। जिन लोगों को जाना पड़ा उनमें से कई ने अपना बिजनेस शुरू किया या उन्हें और बेहतर नौकरियां मिली। और कंपनी का क्या हुआ? अंत लगती है वो असल में एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एक बात साफ है, असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। शक्ति हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और जिम्मेदारी लेने में है। बिल्कुल, कुंजी यही है। दोष देने से शक्ति जाती है, जिम्मेदारी लेने से शक्ति वापस आती है। हमारे विचार, हमारे शब्द, खुद को माफ करने और प्यार करने की हमारी क्षमता, यही वो असल चीजें हैं जो हमारी बाहरी दुनिया को बनाती हैं। बाकी सब तो सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। इस किताब का एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा संदेश है कि खुद से प्यार करना ही विश्व शांति का नुस्खा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका गहरा मतलब है। अगर हम सब व्यक्तिगत स्तर पर अपने अंदर शांति बना लें, तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा? यही तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर दुनिया की बड़ी समस्याओं को देखकर बेबस महसूस करते हैं, लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि सबसे बड़ा बदलाव जो हम ला सकते हैं वो अपने अंदर ला सकते हैं। अपने मन के बगीचे की सफाई। हाँ, अगर हर इंसान सिर्फ अपने मन के बगीचे की सफाई पर, अपने अंदर के जहर को बाहर निकालने पर ध्यान दे, तो सोचिए हमारी सामूहिक चेतना में कितना बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। सही बात है। शायद विश्व शांति की शुरुआत किसी संधि या समझौते से नहीं,
बल्कि हर एक इंसान के आईने के सामने खड़े होकर खुद को ये कहने से होती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हर अच्छी चीज के लायक हो। तो दोस्तों, ये थी जीत का जश्न की वो सीख जो हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको खुद को स्वीकार करना होगा। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप खुद की आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना बंद करेंगे और खुद को प्यार करना शुरू करेंगे। अगर आज आपको अपनी इनर पावर का एहसास हुआ है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर खुद को सेलिब्रेट करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को कम आंकते हैं या हमेशा दुखी रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए एक नई रोशनी ला सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपकी सेल्फ लव जर्नी की शुरुआत करेगा। लुइस हे कहती हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना सबसे बड़ी थेरेपी है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत प्यार से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वो कौन सी एक खूबी है जो आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे आपकी मुस्कान, आपकी मदद करने की आदत या आपकी हिम्मत। आज शर्माए नहीं, अपनी तारीफ कमेंट में लिखें। अपने उस खूबी को दुनिया के सामने जाहिर करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे पॉजिटिविटी के एक नए डोज और नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और जीत का जश्न मनाइए। धन्यवाद।